देखो ध्यान से सुनो, हमने इसके पहले पढ़ लिया ना, मेटल के बारे में पढ़ लिया, नॉन मेटल के बारे में पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ लिया ना। तो एग्जैक्टली अगर देखो ना तो हम 50% की एज पे चल रहे हैं कि हाँ इस चैप्टर का 50% खत्म हो चुका है। तो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं है, मेटल की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डोनर ज़्यादा होते हैं। इनकी कोई खास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, बस कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि व्हाट हैपन व्हेन नॉन मेटल्स react with ऑक्सीजन। जब ये किससे रिएक्ट करना है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। देखो नॉन मेटल किससे रिएक्ट करेंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन से। तो अगर हम देखें नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटल ये है हेडिंग हमारी एक तरीके से। तो अगर हम नॉन मेटल को देखें कि नॉन मेटल को हम रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन से, तो ये दो चीजें बनाने की कोशिश करता है। एक होता है एसिडिक ऑक्साइड, या तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा। कैसा ऑक्साइड बनाएगा, न्यूट्रल ऑक्साइड। मतलब ना तो उसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होगी ना तो उसकी प्रॉपर्टी बेसिक होगी, वो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा। दो ही बना सकता है, या तो वो एसिडिक बना सकता है यानी कि ऐसा ऑक्साइड जो एसिडिक हो। जैसे अगर याद करो तो हमने बोला था ना, जो CO2 होते हैं अगर इनको हम वाटर में ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2CO3 बनाते हैं जो कि कार्बोनिक एसिड है। SO2 क्या बनाते हैं, SO2 रिएक्शन करके वाटर से H2SO4 बनाते हैं। याद करो जब हमने एसिड रेन पढ़ा था तो हमने ऊपर इन गैसों को भेजे थे ना कि गैस जो ऊपर जाती है तो कैसे बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन बताओ क्या है, एक नॉन मेटल है ना, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है ना जी। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 तो ये क्या बनाएगा HNO3। तो देखो तो ये सब एसिडिक ऑक्साइड है कि नहीं है, जितने भी। भाई ऑक्साइड मतलब क्या, नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या कि नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहे। नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहे मतलब क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। यानी कि अब ये प्रॉपर्टी ये कैसा नेचर रखते हैं, एसिडिक नेचर रखते हैं, इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे। या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड के केस में देख लो, अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, अगर ये CO बना, सिर्फ कार्बन मोनो ऑक्साइड बना, सिर्फ एक ऑक्सीजन जुड़ा, तो नॉन ये वो है न्यूट्रल ऑक्साइड है। अगर हमने हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा कर H2O बना लिया, तो H2O भी क्या है, पानी भी क्या है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ना तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है ना तो वो बेस की तरह। हालांकि जो ये गैसें है ना ये भी एक एसिड की तरह ही बिहेव करती हैं। अगर हम इन तीनों गैसों में से किसी एक गैस को अगर हम ब्लू लिटमस में डालेंगे तो किसकी तरह, ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे। इसका मतलब ये कैसा नेचर रखते हैं, एसिडिक नेचर रखते हैं। जो एसिड होता है वो रेड कर देता है और जो बेस होता है वो ब्लू कर देता है। अगर हम सॉल्ट को डालेंगे तब क्या होगा, कुछ नहीं करेगा। सॉल्ट न्यूट्रल है जी, नाम तो हमने बताया ना, साल्ट में भी कैटेगरी होती है, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट। अगर न्यूट्रल सॉल्ट तो कुछ नहीं करेगा जी, बिल्कुल जैसा वैसा रहेगा वो। तो ये समझ गया ना कि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो चीजें बना सकता है, या तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा या फिर वो कैसा, न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास है सल्फर, नॉर्मली सल्फर, इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, ये क्या बनाएगा, SO2। अब जो ये ऑक्साइड है, इस ऑक्साइड को हम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर इसको हम
ब्लू लिटमस के सॉल्यूशन में डालें, अगर SO2 हमारे पास है तो अगर हम इसको ब्लू लिटमस के सॉल्यूशन में डालें, ब्लू लिटमस के अगर हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो कैसा कर देगा, उसको चेंज करके रेड कर देगा। चेंज करके कैसा कर देगा, रेड कर देगा। तो यहां से तो कंफर्म हो रहा है कि कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। और ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम इस SO2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब SO2 को रिएक्ट कराते हैं पानी से, तो ये बनाएगा H2SO3 जो कि एक है सल्फ्यूरस एसिड। तो यहाँ भी सल्फ्यूरस है क्योंकि वो बैलेंस नहीं हो रहा ना। तो ये देखो किसी भी पॉसिबिलिटी में बैलेंस होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 3, तो यहाँ पर 3 ही करेगा। अगर हम 4 करेंगे तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। H2SO3 नाम क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। तो वहाँ भी मिस्टेक हो जाएगा ना, तो हमने इसी ड्रेन में बताया था एक बार, समझ रहे हो। वो इसी ड्रेन में भी इसको सही कर लेना, ये सल्फ्यूरस एसिड, क्योंकि हमने बैलेंस देखा भी नहीं इसके पहले के। तो और जो ये सल्फ्यूरस एसिड है क्या है, ये एकदम एसिड है ना, देखो एक एसिड है। मतलब ये जो जितने भी नॉन मेटल हैं, जितने भी नहीं, कुछ नॉन मेटल क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक ऑक्साइड बना रहे हैं। वो कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड। मतलब अगर हम इस एसिडिक ऑक्साइड को ब्लू लिटमस सॉल्यूशन पे डालेंगे तो वो चेंज करके कैसा हो जाएगा, रेड लिटमस में चेंज कर देता है, रेड लिटमस में चेंज कर देता है। दूसरे पर ऑक्सीजन पे हम दूसरे पर आ जाते हैं, तो हमारे पास ये है वो कार्बन है। अगर हम कार्बन को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन से, थोड़ा नीचे दूसरे पर आ रहा है कार्बन। कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो ये बना लेगा CO2, जो कि अगेन ये क्या है, यह है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड मतलब ये भी कुछ एसिड की तरह बिहेव करता है। अगर हम इसको इसी ऑक्साइड को, एसिडिक ऑक्साइड को ही अगर हम सॉल्यूशन में डालेंगे, ब्लू लिटमस पे डालते हैं तो ये कैसा बना देगा। अगर ये ब्लू लिटमस पे डालेंगे तो ये उसको चेंज कर देगा, और चेंज करके क्या बनाएगा, रेड लिटमस बना देगा, इसको रेड कर देगा। ओके। और अगर हम इस CO2 को अगेन रिएक्ट करवा दें किससे, CO2 को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा ना। तो ये बनाएगा H2CO3, H2CO3 जो कि है, इसको हम कौन सा एसिड बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं ना। इसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, जो कि एक वीक एसिड होता है ना, लेकिन एसिड तो है। ओके। और तीसरा एक देख लेते हैं एग्जांपल, हम उस चीज़ का, वो सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, एक है नाइट्रोजन। अगर हमारे पास नाइट्रोजन है, इसको हम ऑक्सीजन से डिजॉल्व करेंगे, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या बना लेगा, ये NO2 बना लेगा। और अगर इसी NO2 को हम फिर से वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या बना लेगा, क्या, हाँ ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये भी है एसिडिक ऑक्साइड। मतलब देखो एसिडिक ऑक्साइड हम उन ऑक्साइड को बोलते हैं जो वाटर में मिक्स होकर के क्या बना लेंगे, एसिड बनाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होकर के एसिड बना लेते हैं। देखो ये जितने भी एसिडिक ऑक्साइड हैं वो वाटर में डिजॉल्व होकर के क्या बना ले रहा है, वाटर में डिजॉल्व होकर के एसिड बना ले रहे हैं। तो वैसे ये NO2 है, अगर हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या बना लेगा, HNO3, HNO3। तो यहाँ पर एक मतलब मेन प्रॉब्लम वही होगी कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा। ये कुछ ऐसे साथ दिया नहीं, टुको हाइड्रोजन नहीं बैलेंस ना, देखो ये क्या हम लिखे थे, NO2, ये NO2 और प्लस क्या था H2O, क्या बना लेगा ये HNO3, एक नाइट्रिक एसिड बनाता है। थोड़ा बैलेंस नहीं करते इसको, ये एक ऑक्सीजन डिस्टर्ब कर रहा है। और ये है एसिडिक ऑक्साइड ना। और अगर हम फोर्थ बात करें कि न्यूट्रल ऑक्साइड, तो 2 है न्यूट्रल ऑक्साइड।
एक है हमारे पास कार्बन को, अगर हम कभी कभी ना यही कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, अगर ये सिंगल कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, सिंगल ऑक्सीजन अगर कार्बन से रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना लेगा, CO बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि क्या है, जो कि एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब ये वाटर में डिजॉल्व होकर के एसिड नहीं बनाएगा। और इसी की कैटेगरी में दूसरा एक है, 5th नंबर पे हम बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, H2O। बैलेंस कर लेना। तो यह न्यूट्रल ऑक्साइड है ना, ये न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब ये भी देखो वाटर में अगर हम देखें तो ये भी किसी से भी रिएक्ट करके, मतलब वाटर है तो किस वाटर में ही डिजॉल्व करेगा, क्या फायदा होगा, समझ पा रहे हो। ये वाटर ही तो वाटर से कैसे रिएक्ट करेगा, सिंपली वाटर है जो किसी से रिएक्ट करेगा, मतलब न्यूट्रल ऑक्साइड है, बस इतना समझो, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट याद रखना है कि अगर हम किसी भी नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा या फिर कैसा बनाएगा, न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा। ओके, नोट कर लो। सर जो NO2 + H2O है वो तो बैलेंस होगा नहीं, तो रिएक्शन हो जाएगा। नहीं, मैं सही कर दे रहा हूँ, तो NO2 ये बुक में सब कुछ NO2 है और H2O बना लेगा HNO3, तो वो ये भी सर नाइट्रस एसिड तो बनाएगा, नाइट्रिक जैसे मैंने कहाँ सल्फ्यूरस वाला कहाँ गया, यहाँ पर सल्फ्यूरस HNO2 बनाएंगे, नाइट्रस एसिड हम चेक कर ले रहे इसके बारे में। तो उसमें भी सही करना पड़ेगा ना। हाँ वो वाले में भी, लेकिन हमने कहीं सुना था अच्छे से, तुम नोट करो बताते, इसमें शायद उसके बारे में नहीं दिया। केमिस्ट्री है बकवास करती। देखो अगर हम कार्बन को एकदम फ्रीली, सुनो, अगर हम कार्बन को एकदम बिल्कुल ओपन एयर में जलाएंगे ना तो ये CO2 बनाएगा। अगर उसी कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन में जलाएंगे, लेकिन यहाँ पर इनसफिशियंट ऑक्सीजन है, कैसा है, इनसफिशियंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन तो मिल रहा है लेकिन एकदम अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, पूरा जितना उसे ऑक्सीजन चाहिए बर्न होने के लिए उतना नहीं हो पा रहा है, तब ये कौन सी गैस बनाता है, ऑक्सीजन की कमी में कौन सा गैस बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, समझ रहे हो, ऑक्सीजन की कमी में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो जो इंजन नहीं होता है उसका, जो बाइक की इंजन होती है उसमें जब जलता है ये कार्बन यानी कि जो पेट्रोलियम जलता है, तो पेट्रोल जलता ना तो वहाँ पर ऑक्सीजन पूरा भरपूर मात्रा में नहीं होती है, बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है, तब उसमें से कौन सी गैस निकलती है, CO2। जितने भी इंजन होते हैं सब में से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और हम लोग जो नॉर्मल उसी पेट्रोल को अगर हम नॉर्मल जला देंगे तब कौन सी गैस निकलेगी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। लेकिन अगर वही इंजन में जब जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन कम होता है, क्योंकि वो पूरा कंडेंस फॉर्म में होता है ना इंजन उसका, तो उसमें से पाइप के सहारे ऑक्सीजन भेजा जाता है, तो उतना सफिशियंट ऑक्सीजन ही उसको मिल पाता है, तो हल्का कम ऑक्सीजन मिलता है। तो इसी वजह से वो बनाता तो है लेकिन वो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर सफिशियंट ऑक्सीजन है और यहाँ पर इनसफिशियंट ऑक्सीजन है, ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसे लिख लेना एरो बना करके, इनसफिशियंट ऑक्सीजन, ये ले लो, लिख लो इनसफिशियंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन है लेकिन बहुत कम है, पहले की जितना नहीं है, यानी कि जितना यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा था उतना ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं मिल रहा है। अच्छा, हमने मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंट बताया क्या, नहीं, लेकिन समझ पाओगे डिफरेंट ऑटोमेटिक, जैसे कि जितनी मेटल की प्रॉपर्टी जितनी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी सब एक दूसरे के अपोजिट ही तो है, तो मेरे ख्याल से समझ जाओगे। तो ये वाट है पहला वाला सैनिक की, समझ गए, वो सब आखिर इसकी डिफरेंस ही तो है। और देखो दूसरी प्रॉपर्टी है, देखो प्रॉपर्टी अब नहीं है, इसके बाद खास की प्रॉपर्टी नहीं है, दिखा देते हैं फिर भी। देखो व्हाट हैपन, ऐसे पूछेगा बस, उसको तुम ध्यान रखना, व्हाट हैपन व्हेन नॉन मेटल react with water, क्या होगा जब हम नॉन मेटल को वाटर में रिएक्ट करवाएंगे, वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, कुछ होगा जी, कोई रिएक्शन होगा,
कुछ नहीं होगा। कार्बन आपके पास है, कार्बन को पानी में डाल दो, कुछ नहीं होगा। यानी कि नॉन मेटल प्लस H2O, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। बता रहे हैं, रुक जाओ। जैसे सल्फर, मान एक को ले लेते हैं, जैसे सल्फर को हमने ले लिया, ओके। अब वाटर को ले लिया। सल्फर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, और हाइड्रोजन क्या होता था, हाइड्रोजन एक, ये भी देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे से रिएक्ट किए हुए ना, तो दूसरे से बने हुए। तो अब यहाँ पर जब पहले याद करो, जब मेटल आया करता था तो मेटल क्या करता था, मेटल हाइड्रोजन को रिमूव कर देता था ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये भी देखो, ये भी क्या है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल, और ये भी कैसा है, नॉन मेटल। सब इलेक्ट्रॉन रिसीवर ही है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है इसमें से, कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, समझ रहे हो। तो नॉन मेटल को अगर हम पानी में डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, ठीक है, ओके। और अगर व्हाट हैपन when non-metal react with hydrogen or hydrogen carrier, dilute acid, non-metal dilute acid। देख लो यहाँ पर भी, अगर हम नॉन मेटल को रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट एसिड से, प्लस डाइल्यूट एसिड, नो रिएक्शन। यहां पर भी क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर याद करो तो पहले जब होता था डाइल्यूट एसिड में, तो जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास सोडियम है और हमारे पास है H2SO, मान लो सोडियम है और यहाँ पर HCl है। तो यहाँ हम कहते थे ना कि सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तब हाइड्रोजन को रिमूव कर देता था ना और अपने आ जाता था, तो क्या बना लेता था, NaCl प्लस H2 बना लेता, NaCl प्लस H2 बन जाता था ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉन मेटल तुम कुछ भी ले लो और डाइल्यूट एसिड कुछ भी ले लो, H2SO4, बताओ क्या कोई भी नॉन मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा और रिएक्टिव है जी, कोई भी नॉन मेटल हाइड्रोजन से, भाई हाइड्रोजन तो मेटल की कैटेगरी में आता ना, जब याद करो तो रिएक्टिव सीरीज हम पढ़ रहे थे तो हाइड्रोजन ही पर आ रहा था, यानी कि वो तो मेटल के बीच में आ जा रहा है, तो वो कैसे हाइड्रोजन को रिमूव कर पाएगा, कोई उसके पास प्रॉपर्टी होगी जी, बिल्कुल नहीं। तो हाइड्रोजन को रिमूव ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये, इसमें भी क्या होने वाला, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर आपके पास डाइल्यूट एसिड है, मतलब एसिड है, तो नॉन मेटल को एसिड के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके साथ, क्योंकि वो रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा। समझ पा रहे हो ये चीजें, क्योंकि अगर सोचो मान लो सल्फर है, फास्फोरस है, अगर मैं इसको HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा, देखो अब फास्फोरस है, ये भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, जब सब के सब नॉन मेटल ही हैं तो रिएक्शन कौन करेगा, कौन किसको रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा। समझ पा रहे हो, तो इसमें भी क्या होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता। व्हाट हैपन when non-metal react with salt solution, ये थोड़ा सा कुछ कर लेगा, यानी कि अगर हमारे पास नॉन मेटल है, वो भी मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है, अभी देखो नॉन मेटल है प्लस साल्ट सोल्यूशन, तो ये नॉन मेटल और साल्ट सोल्यूशन, तो ये बनाएगा, थोड़ा सा उसको रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट सोल्यूशन ही बनेगा। थोड़ा सा अगर हम इसको ऐसे करें, इसको ना ऐसे लिखते हैं, समझ में आएगा। देखो नॉन मेटल ए प्लस साल्ट सोल्यूशन
सॉल्ट सॉल्यूशन जिसमें है नॉन मेटल बी जुड़ा हुआ, ठीक है, जिसमें नॉन मेटल बी जुड़ा हुआ, अभी समझा रही इसका मतलब क्या है, नॉन मेटल बी जुड़ा हुआ है इसमें, नॉन मेटल बी। इतना मेहनत से मिटाएगा फिर भी नहीं मिटा। नॉन मेटल बी, देखो नॉन मेटल ए और साल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल बी, तो क्या बना लेगा, साल्ट सॉल्यूशन बना लेगा ना, नॉन मेटल ए के साथ साल्ट सॉल्यूशन बना लेगा, नॉन मेटल साल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल ए, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल ए प्लस कौन फ्री हो जाएगा, नॉन मेटल बी। थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, देखो ध्यान से समझाने की कोशिश करते हैं। क्या ही बताया जाए, नॉन मेटल बी। अब इसमें भी जानते जो ज्यादा रिएक्टिव होता है तब ऐसा होता है, ऐसा नहीं किसी भी नॉन मेटल को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो वो किसी से भी रिएक्ट कर लेगा। जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन और ब्रोमीन में, क्लोरीन और ब्रोमीन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्लोरीन होता है ब्रोमीन के कंपेरिजन में। तो अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है, हमारे पास नॉन मेटल है क्लोरीन, ठीक है, और हमारे पास एक साल्ट सोल्यूशन है NaBr, क्या है NaBr, सोडियम ब्रोमाइड है, ओके, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है और ब्रोमीन के पास क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हमारे पास क्लोरीन है और NaBr है, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है ना वो Br से ज्यादा रिएक्टिव है, सच दैट क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन किससे, मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, ब्रोमीन मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। जब क्लोरीन, दोनों के दोनों नॉन मेटल ही है, देखो इसमें एक मेटल है ना जी, तब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जब क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने आकर के यहाँ पर बैठ जाएगा और ब्रोमीन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा ना। ये फिनोमेना जानते हो कैसे होता है ना, जैसे मेटल के बारे में बताए थे कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे वाटर में डिजॉल्व करेंगे तुरंत सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन, इसको जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ब्रोमीन से पहले ही क्लोरीन आकर के एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो NaCl बना लेगा, NaCl बना लेगा। तो ये Br2 क्या हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, ऐसे कुछ हो जाएगा, समझ पा रहे हो, ये वाला केस ऐसे होता। तो इसमें वही सेम जैसे मेटल वाले में होता था कि अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा तब ऐसा होगा, इसमें भी सेम चीज है। अगर कोई भी एक नॉन मेटल ए है, अगर वो नॉन मेटल बी वाले साल्ट सोल्यूशन, जो साल्ट सोल्यूशन है हमारे पास उसमें जो नॉन मेटल मिला हुआ है बी, अगर वो ए से कम रिएक्टिव है तो ए उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा और अपने खुद आ जाएगा, यहाँ पे अपने खुद आ जाएगा और उसको क्या कर देगा, फ्री कर देगा। ऐसे समझ पा रहे हैं, ये नोट कर लो। बस एक और है, उसके बाद खत्म हो जाएगा नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, वो भी है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है। अब एक है व्हाट हैपन व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन। अच्छा मतलब क्लोरीन क्या है, अरे मतलब नॉन मेटल है ना, और नॉन मेटल भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी कैसा है, नॉन मेटल। मामला कुछ गड़बड़ होने वाला है। देखो अगर हम नॉन मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनेगा तो, लेकिन वो कोवैलेंट क्लोराइड रहेगा। अब यहां से देखो थोड़ा सा अच्छी चीजें हैं। अब यहाँ से जो भी टॉपिक आ गया ना वो एकदम उतना मतलब ये रटने वाली बात नहीं होगी, सब चीजें तुम्हें दिखा देंगी। यह है कोवैलेंट क्लोराइड, कोवैलेंट क्लोराइड समझाते हैं। कोवैलेंट का मतलब क्या होता है, कोवैलेंट का ना उसे हिंदी में बोलते हैं साझेदारी बोलते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल से समझाते हैं, एक नॉन मेटल की कैटेगरी में ले लो तुम H2 हाइड्रोजन है कि नहीं, क्लोरीन है तो Cl2 है,
ओके, करेक्शन करवाते हैं। ये होगा कैसे देखो। अच्छा, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। ये हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे टहल रहा है। 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन हो ऐसे देखो। और ये Cl2 कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है ना, तो ये होगा देखो। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ना ऐसे। जो हम डाट बना रहे हैं समझ जाओ कि क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली यहां भी क्लोरीन आएगा, यहां भी ये हाइड्रोजन है और यहां भी क्या है, क्लोरीन है। तो 1 क्लोरीन 2 3 4 5 6 7, और यहां भी कितने 7 होंगे, 1 होंगे ना इसके पास, 1 होंगे। अब बताओ इनमें क्या कोई इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर कर सकता है जी? किसी के पास टेंडेंसी नहीं है। अगर हाइड्रोजन करेगा तो हाइड्रोजन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब क्लोरीन कर ही नहीं सकता, क्योंकि क्लोरीन खुद चाह क्या रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा ना। तो इसी वजह से दोनों में समझौता हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन या फिर रिसीवर नहीं होता, एक्सेप्टेंस नहीं होता, ना तो डोनेशन होता है ना तो एक्सेप्टेंस होता है। बस हम इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं, कि हम दोनों मिल करके रहते हैं, कि जब तुमको जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे देंगे और हमारा 1 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, कंप्लीट कर ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेंगे और एक साथ साथ रहेंगे। अब जैसे अलग ही दोनों अलग हुए तुरंत क्या हो जाएंगे, दोनों अनस्टेबल हो जाएंगे। दोनों एक साथ होकर के क्या हो गए, स्टेबल हो गए, तो क्या बना लिए, HCl बना लिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की वजह से, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बना है, इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इस कोवैलेंट बॉन्ड बनने से जो कंपाउंड बन के निकल के आता है, जो कंपाउंड निकल के आता है वो कंपाउंड, बताओ HCl कंपाउंड है कि नहीं है? तो कोवैलेंट बॉन्ड से, इस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। इस इलेक्ट्रॉनों की शरीर से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड से निकलकर जो कंपाउंड आते हैं उनको हम कौन सा कंपाउंड बोलते हैं, उनको हम कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। समझ रहे हो? तो इसी वजह से ये हो रहा है, कोवैलेंट नाम पड़ा। तो याद रहेगा ना, जहां पर भी नाम कोवैलेंट की बात, जहां पर भी कोवैलेंट की बात आए तो समझ जाओ कि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से एक बॉन्ड बना है, उसी बॉन्ड का नाम क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना नहीं है, इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, इसमें कहीं आयन दिखाई दे रहे क्या? नहीं। तो अगर हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बताओ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाएगी? भाई अगर हम HCl को पानी में डिसॉल्व करें, HCl क्या हमारे पास एक, ये 2 HCl बनाएगा ना जी, देखो एक HCl यहां बनाएगा, एक HCl यहां बनाएगा, 2 HCl बन गया। तो इसमें क्या आयन है क्या जी? बिल्कुल नहीं आयन है ना। जब आयन है ही नहीं तो ये क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर सकती। तो आपके पास अगर HCl है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर सकती। आप दोनों वायर लगा दो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें आयन है ही नहीं। तो ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स इनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, इनके पास आयन ही नहीं है। जब आयन ही नहीं है तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। नो इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या, नो आयंस। तो HCl मतलब कौन सा बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड। HCl को कौन सा कंपाउंड बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड या फिर कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि यहां पर कैसे बने हैं, कोवैलेंट बॉन्ड मिलकर बना हुआ है। एक और देख लेते हैं, हमारे पास ऐसे है कई चीज हमारे पास है, जैसे फास्फोरस है P4 और क्लोरीन है Cl2, तो क्या बनाता है PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है। यहाँ पर भी सेम क्या चीज होती है, यहाँ पर भी सेम वो शेयरिंग वाला मामला चलता है। आप कहोगे सर यहाँ 4 क्यों लगाया गया है,
जिस तरह से क्लोरीन क्या होता है हमेशा दो एटम के फॉर्म में रहता है ना, उसी तरह से फास्फोरस भी क्या होता है, ज्यादातर ये 4 एटम के फॉर्म में पाया जाता है। फास्फोरस हमेशा 4 ग्रुप में पाया जाता है, वो सिंगल नहीं फास्फोरस पाया जाता कभी, जनरली ऐसा 4 ग्रुप में पाया जाता है। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ओके, कार्बन प्लस क्लोरीन है 2 है, तो क्या बनाता है, ये CCl4 बनाता है। नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन के साथ कितने क्लोराइड है, टेट्रा, 4 क्लोराइड, नाम क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। तो यहाँ पर भी ये सभी कौन बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ये देख लो कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला, कार्बन हमारे पास एक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके तो 2 4 होगा ना। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। क्या ये कभी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नहीं। किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नहीं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, तमाम बात नहीं है। 1 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तक तो हम ले लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अब ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, इसके पास ये क्या ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन कौन सा है, शेयरिंग वाला। तो ये शेयरिंग करेगा। अब कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, यहाँ पर देखो 4 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा ना। तो Cl2 कितने क्लोरीन हो गए कुल, बोलो 4 हो गए ना। तो 1 क्लोरीन यहाँ आया, 1 क्लोरीन यहाँ आया, 1 क्लोरीन यहाँ और 1 क्लोरीन यहाँ आ गया। अब हर क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अभी क्या करेगा, सबसे देखो शेयरिंग कर ले रहा है, सभी क्लोरीन के साथ साझेदारी कर ले कि भाई हम दोनों साथ साथ रहेंगे, हम सब साथ साथ रहेंगे, तो एक हमारा कंपाउंड बन के आएगा। देखो, तो एक कार्बन 4 क्लोरीन के साथ शेयरिंग करके क्या बनाता है, CCl4 बना लेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाता है। समझ गया ना ये वाला फिनोमेना कैसे हो रहा है। ये नोट करो, एक और था जी, हम सोचे हो जाएगा इसमें, नोट करो बताते हैं। ये भी बैलेंस कर दें ये वाला। चार 3 12 6 2 12 बैलेंस हो गया। हाँ 4 4 4 3 12 6 2 12 सही तो है, सही ना। नोट कीजिए, एक हाइड्रोजन वाला है। हाइड्रोजन और क्लोरीन बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बनाता है। शेयरिंग बॉन्ड में भर भर के हाइड्रोजन आता है, और जितने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम पढ़ेंगे ना उसमें बहुत ज़्यादा आता है। देखो एक है व्हाट हैपन व्हेन नॉन मेटल react with what happen when non-metal react with hydrogen। हमने इसके पहले क्या क्लोरीन देखा था ना, बोलो, और यहाँ पर ये क्या है हाइड्रोजन। तो नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी क्या है, एक नॉन मेटल है। तो देखो यहाँ भी कुछ क्लोरीन की जैसा ही होने वाला है। अगर हमारे पास है नॉन मेटल, अगर हमारे पास है नॉन मेटल और हाइड्रोजन, इन दोनों को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन, तो ये भी देखो जैसे वहां पर क्या होता है, कोवेलेंट क्लोराइड बन रहा था ना, उसी तरह से यहाँ क्या बनेगा, कोवेलेंट हाइड्राइड बनेगा। मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड होगा, लेकिन हाँ कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे कि हमारे पास है
नॉन मेटल में है हाइड्राइड से तो सल्फर है और हमारे पास हाइड्रोजन है। सल्फर कितना होता है? 16 होता है ना। सल्फर कितना होता है? 16 होता है। तो इसकी 16 तो जब एटॉमिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 2 8 2 10 और 6 16। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? अब यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास ना। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन से जोड़ देंगे। अब ये हाइड्रोजन देगा नहीं इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या कर रहेगा इससे? शेयरिंग कर लेगा ना इसे। तो कहेगा तुम्हारा भी काम बन जाएगा, हमारा भी काम बन जाएगा, हम दोनों खुश रहेंगे एक साथ। ओके, ये दोनों खुश एक साथ। तो क्या बना लिए दोनों मिलकर के? H2S, एक तरह से कोवेलेंट हाइड्राइड बना लिए ना। इसे क्या नाम हो जाता है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड एक पॉइजनस गैस होती है। कौन सी गैस होती है? पॉइजनस गैस होती है। ये ज़्यादातर पाई जाती है किसमें? रोटेन एग में पाई जाती है। रोटेन एग कहा रहता है कि अगर आप सड़ा हुआ अंडा अगर एक बार भर एक सूंघ लेंगे ना, एक सांस, राम प्यारे हो जाएंगे। अगर एक बार सड़ा हुआ अंडा सूंघ लिए तो, क्योंकि अगर पूरा H2S आपके पास चला गया ना तो तुरंत राम प्यारे हो जाएंगे। नहीं देखो उसी तरह से अगर हम बात कर लें, दूसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या एक क्या है? नॉन मेटल है। और हमारे पास है हाइड्रोजन। क्या बना देते हैं दोनों मिलकर के? दोनों मिलकर के NH2 बनाते हैं, NH3 अमोनिया NH3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनिया। अगर हम दोनों को बैलेंस करना चाहें तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ किससे? 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बैलेंस हो गया ना। यहाँ पर भी देखो नाइट्रोजन कितना होता है? बोले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है ना। कार्बन 6 होता है और वो 7 होता है। तो 2 और 5 कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसके पास? 3 इलेक्ट्रॉन की ना। मतलब देखो 1 2 भाई 2 और 5 2 7, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिलता नहीं तो हाइड्रोजन आ गया कहीं से, ये शेयरिंग कर लेता है। कितने हैं? 5। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 5 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 1 2 3 4 और 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास कितने एक साथ कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन ना। तभी तो एक साथ इसके 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। देखो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो एक ऊपर ऐसे यहाँ नीचे जोड़ देता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा? ये एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन को फंसाए रखेगा अपने पास, है कि नहीं ऐसा? देखो ये तो तब बना लेगा क्या है? NH3 बना लेगा ना, जो कि क्या है? एक अमोनिया है, एक अमोनिया गैस। हाँ, लेकिन ये जान तो कब होता है? जब इसके पास ना आयरन रहता है, तब इसके साथ में आयरन की उपस्थिति में ये निर्णय होता है। जैसे 2 पक्षों के बीच समझौता कब होता है? जब उसके बीच में जज रहता है ना। तो जज नहीं रहेगा तो दोनों बवाल कर लेंगे। तो यहाँ पर भी है 2 पक्षों के बीच समझौता कब होता है? हाँ भाई, 2 पक्षों के बीच समझौता कब है? जब आयरन रहेगा। तो आयरन इसमें कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। अगर आयरन चला गया, ये दोनों रिएक्शन करेंगे नहीं। तो आयरन की प्रेजेंसी में, आयरन की प्रेजेंस में ही दोनों क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। नहीं तो दोनों बहुत मनबड़ है। तो आयरन जबरदस्ती दोनों को रिएक्शन करवा के ही NH3 बनाता है। अगर आयरन नहीं रहेगा तो दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे। आयरन एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट तुम रियल लाइफ में कभी देखोगे ऐसा? तितली जानते हो? तितली, एक तितल करके एक चिड़िया आती है। चिड़िया, और चिड़िया वो तो कीड़े होते हैं ना जी। तितली कीड़े होते हैं, उनको बोलते हैं कीड़े मकोड़े बोलते हैं, छोटे छोटे को।
जैसे बड़ी बड़ी चिड़िया कबूतर देखो ना, उसी तरह से तितली एक होती है जो खेतों में होती है, भूरे कलर की होती है, मिट्टी के कलर की होती है, वो ज्यादा उड़े नहीं पाती है, एक ही थोड़ा दूर उड़ती है, यानी कि उसको लोग पकड़ के शिकार करते हैं उनका। तो ऐसे वो ज्यादा दूर उड़ नहीं पाती, जैसे यहाँ उड़ी तो लगभग 100 मीटर जाने के बाद तुरंत वहीं पर फिर पैदल चलने लग जाएंगी, क्योंकि वो ज्यादा उड़ नहीं पाती हैं। तो जानते हो जब तितली की लड़ाई होती है, जैसे घोड़े की रेसिंग नहीं होती है, जैसे घोड़े की रेसिंग गेम हो गया, तो वैसे एक गेम होता है तितली वाली। एक तितली का जोड़ा होता है, मतलब एक मेल होती है, दूसरी कौन होती है, फीमेल। तो एक कंपटीटर अपने पास ये रखा हुआ है और दूसरा एक और कंपटीटर आता है, उसके पास भी क्या होता है, 2 तितली होते हैं, तो एक मेल वाला होता है और एक ऐसा होता है फीमेल होता है। तो अब क्या होता है, अब इन दोनों में जब क्या करते हैं, इन दोनों में जब वो क्या कहते हैं, मतलब गेम शुरू करवाना होता है ना, तो क्या करते हैं, इस पिंजड़े में से ना एक मेल को निकाला जाता है, मेल तितली को निकाल के यहाँ रख दिया जाता है, मेल तितली को, और यहाँ से किस तितली को निकाल के रख दिया जाता है, यहाँ से भी मेल तितली को निकाल के रख दिया जाता है। दोनों कौन से तितली आगे बताओ, मेल वाले। अब पिंजड़े में बच्चे कौन, फीमेल बच्चे। अब दोनों फीमेल इतना ज्यादा चढ़ाती हैं, ये इसको चढ़ाएगा, ये इसको चढ़ाएगा, कि दोनों उसको मारो उसको मारो, तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, एक दूसरे को चढ़ाने का काम करते हैं। तो इन दोनों में झगड़ा शुरू है, इन दोनों चढ़ाने का काम, चिल्लाती हैं कि हाँ उसको मारो 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 जीत जाओ। वो चीयर्स नहीं करते हैं जी, तो वैसा मामला है इसमें। तो ये दोनों चीयर्स करती हैं ताकि ये दोनों जीतें। तो कैटलिस्ट सेम वैसे काम करता है, कैटलिस्ट दोनों को चढ़ा करके रिएक्शन करवा लेता है, फिर अपने बचा रहता है, अपने इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता। ठीक है, तो ये नोट करो, ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी खत्म हो गई किसकी, नॉन मेटल की। नोट कर लो, नॉन मेटल की टोटल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। देखो मेथेन भी एक बताया ना, तो मेथेन भी ऐसे बनता है, ये देख लो एक बार। मेथेन भी तो देखो ऐसे, एक बार एक और देख लो, तीसरा वाला, कार्बन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH4 बनाते हैं मेथेन। तो कितने हाइड्रोजन है टोटल, 4 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देखो हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो इसके आउटर मोस्ट ये याद करना पड़ेगा, अभी नहीं, अभी जब इसके अगला वाला टॉपिक पढ़ाएंगे ना, तो तुम्हें पूरा याद रखना पड़ेगा उसका आउटर मोस्ट असल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हालांकि सॉल्व कर देगा तो याद हो जाएगा। कार्बन के आउटर मोस्ट असल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं ना। एटॉमिक नंबर 6 होता है जी, तो 2 और 4 कितना हो गया, 6, 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा ना, 1 2 और 3 और यहाँ पर 1 4। अब इसके पास 4 हाइड्रोजन आएंगे। देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होता है ना, हाइड्रोजन का अपना 2 कंप्लीट करना होता है, और बाकी सभी एटम्स को अपना 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना होता है, तो बाकी सब एलिमेंट को। तो देखो ये कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 4 6 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। हाइड्रोजन का भी देखो 2 2 2 2 सबका कंप्लीट है। तो क्या बना ये मेथेन बनाते हैं, CH4 मेथेन गैस होती है, मेथेन गैस होती है, नोट कर लो ये।